अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अच्छा, दो खबरें हैं आपके लिए। एक तो ये है कि मंडे को नहीं मैं आऊँगा, ट्यूसडे को आऊँगा। मंडे को मैं नहीं हूँ यहाँ। और दूसरा ये है कि मेरे कुछ देर पहले इल्म में आया था कि कुछ बच्चों के ना क्लैशेस थे बहुत सारे, कोई क्लासेस सब्जेक्ट से क्लैशेस बन रहे थे। तो उसकी वजह से ना इन्होंने कोई दरमियानी हल निकाला है, कोई टाइम टेबल चेंज किया है। तो वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन MFA का टाइम भी कहीं ऊपर गया है? हो गया शेयर आप लोगों से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो फिर आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो जितने क्लैशेस सामने आए थे तो वो आप सब लोगों को जस्ट करने के लिए जो शक्ल बन सकती थी ना वो बनाई है फिर। तो इसलिए आप लोग पता कर लीजिएगा ताकि और भी किसी का कोई क्लैश है तो वो सामने आ जाए। लेकिन कोशिश यही की हुई है कि अब ये बेस्ट पॉसिबल हो। तो वो एडजस्ट कर दी है बहुत सारी चीजें। तो MFA का टाइम चेंज है, FR2 का सब का चेंज है इनफैक्ट। तो वो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से शेयर होगा ग्रुप में, तो आप लोग देखें ही ना मैसेज, तो फिर तो इसलिए मैसेज देख लेना और पता कर लेना रिसेप्शन से। MFA का पक्की बात है 9 से 10? 9 से 10 ही है फिर। हाँ, MFA का 9 से 10। नहीं, अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि सर आप 9 बजे FR2 और MFA दोनों इकट्ठे कैसे पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली FR2 चेंज होगा। FR2 पौने 12 से सवा 1 शायद पौने 12, मतलब 11:45 से 1:15 शायद। तो इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। और मंगल को उसके साथ टाइम देख के आना फिर। मतलब पी को मैं नहीं हूं, मंगल को फिर नई टाइमिंग पे ही होगा शायद। अच्छा, MFA का प्रॉपर कोर्स और उसका प्लान सारा, वो मुझे क्लास के बाहर किसी बच्चे ने पूछा था बुक कौन सी लेनी है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा सारा मंगल को। पैक की जो नई प्रिंटिंग में जानी है, मतलब लास्ट टाइम मैंने अपने नोट्स अलग से दिए थे, तो एग्जिस्टिंग वाली पैक की बुक नहीं, वो नई प्रिंटिंग में चली गई होगी शायद, वो लेनी होगी। ठीक है, अगर किसी ने एग्जिस्टिंग, मैं फिर भी जो बच्चे किताबें लेने पे समझते हैं कि नहीं किताब क्या खरीदनी है, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, खैर मंगल को बताऊंगा। अभी मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया, मंगल को बोलूंगा। MFA की बातें मंगल को करूंगा। अभी मैं आपको ना, चूंकि MFA का पहला टॉपिक मैंने डिसीजन मेकिंग शुरू कराना है, क्योंकि अभी तो आप करके आए हैं सारा, तो मैंने चूंकि डिसीजन मेकिंग शुरू करनी है, तो आज ना मैं आपको कुछ बहुत जरूरी चीजें डिसीजन मेकिंग की, जहां से मैंने आगे फिर बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूं। तो आपने अगर हेडिंग देनी भी है तो मैं इस वक्त शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा रीकैप, अभी ऑफिशियली MFA शुरू नहीं किया मैंने, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का एक छोटा सा रीकैप। को दो को सवाल करते हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है इस वक्त बहुत, तो वो अभी सामने आए, आप इन सवालों को सॉल्व कर दें। इसके एक रीकैप से कुछ बेसिक जरूरी बातें दोबारा कर दूंगा, लिख लीजिएगा। सारे बच्चे तो जरूरी मुझसे पढ़े हो, तो वो कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखवा के, तो फिर मंगल से जब मैंने MFA का लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करना है ना, तो मैंने यहां से फिर आगे काम बढ़ाना है। सवाल लिखें। ABC Limited is planning to accept an order from customer for supply of 5,000 units, for supply of 5,000 units of product alpha at a price of 80 rupees, 80 रुपए per unit. Following information is available in respect of this proposal. Number 1,
This order will take 5 months to complete. 5 months to complete. Next. Production cost, variable production cost. Variable production cost. अच्छा, सामने बैठे हुए से तो चलो पूछ सकता हूं, कैमरे पार वालों पे तो मुझे फिर अज्यूम ही करना पड़ेगा। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने कॉस्ट पढ़े हुए कुछ साल हो गया हुआ है? इन्हें तो भूल भाल गए चीजें। अच्छा, और ये बाकी लोग कमजोरी से हाथ नहीं उठा सके या ये रिसेंट रिटर्न में पढ़ा है? रिसेंट में पढ़ा। अच्छा चलें देखें, बेटे ये अज्यूम तो करना पड़ेगा ना, जैसे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली थोड़ी रिवाइज हो सकता है, एमएफए में थोड़ी ये सारा कुछ करा सकता हूँ। हाँ, अभी जैसे ये 2 सवाल का मेरा प्लान है, अब ये 2 सवाल करेंगे, बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, फिर कुछ और टर्म्स जैसे मटेरियल के लॉसेस की कैलकुलेशन वगैरह, वो बजटिंग एक टॉपिक पढ़ाना है, वहां आनी है। ये 2 टॉपिक्स हैं जहां पर कॉस्ट का नॉलेज आना है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग और बजटिंग। इन दोनों में आपका जो पहले आपके अंदर कला आ गई है, जो आप एक्सपर्ट बन गए हैं कॉस्ट पढ़ के, तो इन एमएफए के 2 चैप्टर्स में इस्तेमाल होना है, बाकी कॉस्ट का कोई काम नहीं है एमएफए में। इन 2 के अलावा बाकी सब नया है, तो इन 2 में थोड़ी बहुत रिवीजन साथ आ जाएगा। यानी इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आपने कॉस्ट पढ़े हुए साल हो गया है तो कोई बात नहीं। फिर भी कुछ चीजें, ये जो सामने 3-4 लोग बैठे हैं जिन्होंने कॉस्ट पहले पढ़ी है, कुछ चीजें पूछनी हो ना तो पूछ लिया कीजिएगा, शर्माना नहीं। वैसे अगर बहुत ही फजूल बात पूछ रहे हो तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो मैं फैसला करूंगा कि फजूल बात थी कि नहीं, आप पूछ लिया करना। क्या लिखा? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अल्फा 35 पर यूनिट, 35 रुपए पर यूनिट। A special machine will be used for this production. Which is currently rented out for 12,000 per month. यानी हमें एक मशीन चाहिए होगी इस काम के लिए, अभी है हमारे पास लेकिन फिलहाल किराए पे दी हुई है, तो वो हमने 12,000 पर मंथ किराए पे दी हुई है। Production of next point, production of alpha will affect production of an existing product beta. हमारा एक और प्रोडक्ट है बीटा, अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा विल अफेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बीटा, सो दैट ड्यूरिंग दीज 5 months 1200 units of beta, 1200 units of beta would not be produced. इसी पॉइंट में है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बीटा, 15 रुपए, 15। नेक्स्ट पॉइंट, 25%, नेक्स्ट पॉइंट है 25% of current production facilities, 25% of current production facilities will be used इसी पॉइंट में चल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज, इसी पॉइंट में है अगला सेंटेंस, फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यानी फिक्स्ड वाला OAR है, इज 10 रुपए पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। इसी पॉइंट में ही चल रहा है, ड्यू टू प्रोडक्शन एफिशिएंसीज,
20,000 रुपीज, 20,000 रुपए will be saved in routine fixed overheads during these 5 months. During these 5 months. Next point. ₹10,000, 10,000 rupees were incurred. 10,000 रुपए were incurred on preparation of feasibility. On preparation of feasibility. इसी पॉइंट में चल रहा है अगला सेंटेंस, यही वाला पॉइंट है. फर्दर 5,000 further 5,000 will be required for some necessary research work if the order is accepted. If the order is accepted. आपसे रिक्वायर्ड है, इतने सारे काबिल नौजवान बैठे मेरे सामने, आपसे रिक्वायर्ड है कि आप एवेल्युएट कर दें कि ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. करिए सॉल्व. ये जो खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, सवाल कर चुके हैं. सवाल कर लिया. अच्छा,
चलिए मेरे ख्याल में अगर आता होगा तो कर लिया होगा अब तक। हमने अभी कस्टमर को ओके करना है। इवैल्यूएशन का तरीका यह है कि हम रेलेवेंट इनफ्लोज आउटफ्लोज लेंगे और अगर एंड रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो हाँ है। तो पॉइंट नंबर 1 5 महीने लगेंगे। अच्छा ठीक है, आगे पॉइंट 2। अच्छा नहीं बल्कि पहले पैराग्राफ भी है। हाँ पहला पैराग्राफ भी है। सेल होगी 80 इंटू 5000 4 लाख। पॉइंट नंबर 2 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी इसकी 35 पर यूनिट। 35 इंटू 5000 175। हमें इसके लिए एक मशीन चाहिए होगी जो है हमारी और हमने किराए पे दी हुई है। तो अब अगर हमने उस मशीन को यूज करना हुआ तो वो किराया कुर्बान करना पड़ेगा और वो 5 महीने के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। 5 महीने इंटू 12,000 60,000। फिर इसके अलावा इन 5 महीनों के दौरान हो सकता है रिलेटेड हो सकता है हमारा ध्यान बढ़ जाए इसलिए ना कर सकें। बहरहाल एक प्रोडक्ट जो हम बना के बेचा करते थे वो 1200 यूनिट्स हम नहीं बना सकेंगे तो उन पे जो कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। 1200 इंटू 15 रुपए 18,000। कौन सा पॉइंट है? हाँ हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनका 25% इस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा। तो होता रहे, वो तो पहले भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं। और जो फिक्स्ड ओएआर है वो हमारे किसी काम का नहीं है। फिक्स्ड ओएआर उन खर्चों की बेस पे निकला होता है जो साल के शुरू में सोचे होते हैं ये तो होने ही होने। तो इस प्रपोजल को करें ना करें तो फिक्स्ड ओएआर का कोई काम नहीं है। लेकिन इस 5 महीने में बरकत की वजह से हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स में बचत आ जाएगी। वो सेविंग हाँ हमारे लिए रेलिवेंट है। सेविंग इन फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने रुपए? 20,000 रुपए। 10,000 वर इनकर्ड, वर खर्च हो गए थे। तो ये जो थे ये इररेलेवेंट। और 5,000 होंगे अगर हमने हाँ की तो हाँ तो वो रेलेवेंट। क्या बा? तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया अभी।
10,000 की 5,000? मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कहां निकाल रहा हूं? $10,000 खर्च हो चुका, कस्टमर हमें ऑफर दे चुका है, उसने कहा है मैं खरीदने को तैयार हूं, हमने हां बोलनी है कस्टमर को। तो अगर हमने हां बोल दी तो हमें फिर 5,000 और खर्च करके कुछ और डिटेल वर्किंग करनी पड़ेगी, तो वो 5,000 रेलेवेंट नहीं हुआ? क्यों नहीं है रेलेवेंट? अगर हमने कस्टमर को कहा कि हाँ जी हम तैयार हैं ये काम करने के लिए, तो फिर हमें इसकी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, उस पे 5,000 खर्च होगा। और अगर हमने कस्टमर को इनकार कर दिया तो 5,000 खर्च नहीं होगा, तो बिल्कुल इंक्रीमेंटल है। प्रपोजल की एक्सेप्टेंस से इसका क्या मतलब ऐसा निकल रहा है कि आपको लग रहा है कि रेलेवेंट नहीं है? जी बिल्कुल। अगर हमने इस 5,000 यूनिट्स बनाने के ऑर्डर को कस्टमर को हां कह दिया कि हम तैयार हैं, हम आपको बना के देंगे, तो ये 5,000 खर्च होगा या हो चुका है? होगा। और अगर हम कस्टमर से मादरत कर लेंगे तो फिर रेलेवेंट है ना। तो जो एडिशनल रिसर्च पे खर्चा होगा, $5,000 और 16 पॉजिटिव। तो कंक्लूजन ये हुआ कि इसको हमें हां कर देनी चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं इसमें जिस जिस पॉइंट पे कोई एतराज, इख्तलाफ, कंफ्यूजन है? नहीं है तो फिर पास है सबका कॉस्ट। वैसे तो डिसीजन मेकिंग का सवाल ही ना होने के बराबर आए। कौन सा आया था वाला? मेक और बाय वाला। हाँ, मेक और बाय वाला आया था, वो भी आसान ही था। उसने अच्छा किसी ने देखें सारी मेहनत कर ली होगी कि मेक और बाय का सवाल है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना दिया होगा, उसने तो पूछा ही था कि खरीदना क्या है। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के बाद परचेज प्लान भी बनाना था, परचेज प्लान पूछा था उसने। चलो खैर हो गया ऐसी तो हो गया। इसमें बताएं कोई सवाल? अच्छा, अब जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है तो मैंने ना कुछ 4 सुनहरी असूल बताए थे, तो वही दोबारा बोल देता हूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो जरूर लिख लेना है 4 बातें। 4 बातें इसके लिए बताने लगा हूं कि हम जब इस ऑप्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं, हम ये फैसला करने लगे हैं कि इस प्रपोजल को हां करना है कि ना करना है। एक प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसके लिए यह फैसला करना है कि इनमें हमने कौन सी आइटम लिखनी है। तो लिखनी तो रेलेवेंट वाली है। रेलेवेंट है ये पहचानेंगे कैसे? उसके लिए ना आपको 4 रहनुमा असूल बता रहा हूं, उर्दू में बताऊंगा। अगर आपको अच्छी तरह पक्के याद है तो बेशक ना लिखना, क्यों इंक पेज जाया करते हैं, एनर्जी जाया करते हैं, आराम से चिल करके बैठे और लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख ले। मैं 4 पॉइंट्स बता रहा हूं। इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा, और ये बात कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर ये प्रपोजल हां करेंगे तो इनफ्लो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इस प्रपोजल की वजह से जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। इस प्रपोजल की वजह से बिजनेस को जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। इस प्रपोजल की वजह से, और की वजह से फोकस इसलिए कर रहा हूं कि इंक्रीमेंटल है, ये एग्जीक्यूट होगा तो इनफ्लो आएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इनफ्लो नहीं आएगा। ये मेरी मुराद है की वजह से कहने की। इस प्रपोजल की वजह से यानी इंक्रीमेंटल जो इनफ्लो होगा वो एक रेलेवेंट इनकम है। दूसरी बात, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा, और अगेन की वजह से मेरी मुराद यह है कि इंक्रीमेंटल, यानी ये प्रपोजल एग्जीक्यूट होगा तो आउटफ्लो होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आउटफ्लो नहीं होगा। ये मैं की वजह से कहना चाह रहा हूं, इंक्रीमेंटल। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका मतलब इंक्रीमेंटल है। दूसरा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, इस प्रपोजल की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट कॉस्ट है। तीसरी बात, अच्छा ये जो पहली और दूसरी बात है ना, ये इंक्रीमेंटल है जो होगा। तीसरी चौथी बात है जो होना था और नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ये प्रपोजल ना एग्जीक्यूट होता
तो एक इनफ्लो होना था, इसकी वजह से अब वो जाया हो जाएगा। एक इनफ्लो होना था अगर ये प्रपोजल एग्जीक्यूट ना होता, लेकिन इसकी वजह से अब वो जाया हो जाएगा, तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। एक इनफ्लो होना था अगर ये प्रपोजल एग्जीक्यूट ना होता, लेकिन इसके करने की वजह से वो जाया हो जाएगा इनफ्लो, तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है। यानी ये दोनों किराया आना था, ये प्रपोजल ना होता तो आना था, पहले भी आ रहा था, अभी भी आना था, इसके करने की वजह से जाया होगा। अगर ये प्रपोजल ना होता तो हमने इस बीटा को बेच के कमाना था, इसकी वजह से जाया होगा, तो ये रेलिवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। चौथी बात, एक आउटफ्लो होना था, यानी अगर ये प्रपोजल एग्जीक्यूट ना होता तो एक आउटफ्लो होना था, इस प्रपोजल की वजह से वो बच जाएगा, तो वो एक रेलेवेंट इनकम है। एक आउटफ्लो होना था अगर ये प्रपोजल एग्जीक्यूट ना होता, लेकिन इसके करने की वजह से वो आउटफ्लो सेव हो जाएगा, अब वो नहीं होगा, तो वो एक रेलेवेंट इनकम है। अच्छा, ये 4 टिप्स थी मेनली इस शक्ल के सवाल के लिए, यानी हम एक प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं। अब एक चीज और रिकैप देने के लिए एक सवाल और लिखें। फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स 15,000 यूनिट्स
हाँ जी, क्या लिखा? 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए 15,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए आर प्रोड्यूस्ड every year and following production costs are related. Following production costs are related. Direct material cost, direct material cost 20 रुपए पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 15 पर यूनिट, 15 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड्स 450,000 पर ईयर, और इसके साथ ब्रैकेट में लिखें 60% वेरिएबल, 60% वेरिएबल। In addition to above overheads, a special machine is used. A special machine is used. A special machine is used for production which is obtained annually, at a rent of 30,000 30,000। वेरिएबल कितने बताए थे मैंने? ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग to shut down production for 1 year, for renovation during this period annual demand of A can be met by purchasing it from a supplier at a price of 50 per unit, 50 रुपए पर यूनिट। renovation cost will be 80,000, 80,000 रुपए। Since fixed FOH represents allocated overheads, ये जो ऊपर ओवरहेड्स बताए थे ना, उनमें जो फिक्स्ड हैं वो एलोकेटेड है, मतलब बिजनेस और भी प्रोडक्ट बनाता होगा, अभी सिर्फ ए की बात हो रही है, और भी प्रोडक्ट बनाते होंगे, तो ये जो ऊपर बताए हैं ये चूंकि एलोकेटेड वाले हैं, देयरफॉर
only 20% of fixed overheads, only 20% of fixed overheads will be saved due to shutdown, will be saved due to shutdown. रिक्वायर्ड है कि रेनोवेशन के लिए फैक्ट्री बंद करें या नहीं। अच्छा, मैंने क्योंकि खुद ही सवाल बनाया और टू दी पॉइंट बात की है, तो एक बात अंडरस्टूड समझ जाए, ज़बानी बता रहा हूं कि अगर फायदा नहीं नजर आएगा ना तो फिर हम रेनोवेट नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें लग रहा है कि रेनोवेशन से तो नुकसान है तो फिर रहने देंगे, फिर जरूरत नहीं है रेनोवेशन की। तो आपसे रिक्वायर्ड है कि हम रेनोवेट करें या ना करें। चले, होमवर्क रिक्वायर्ड है क्योंकि इसके बाद फिर कुछ कंक्लूडिंग बातें भी बताऊंगा ना, तो फिर भी टाइम लगेगा। तो अब ये ट्यूसडे को इंशाल्लाह डिस्कस करके तो फिर इसके बारे में कुछ नसीहतें बताता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।